नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना, धन धान्य से संपन्न है वो किसान जिसके पास है हरे भरे खेत और खलिहान। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के पशुपालकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण देने की है योजना। राज्य के मछली पालकों के लिए बीमा योजना। झींगे के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सतपुतिया। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के महिला पुरुष पशुपालकों को दुधारू पशु प्रबंधन और दूध उत्पादन विषय पर 8 दिवसीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि पशुपालक लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हों, उनकी उम्र 18 से 55 के बीच हो, साक्षर हों, पहले से पशुपालन कर रहे हों या करना चाहते हों। आवेदन के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय लोहरदगा से संपर्क करें। झारखंड के सभी सक्रिय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा करने की योजना है। इस योजना के तहत दुर्घटनावश स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित मछुआरों को 1 लाख रुपए की राशि और दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में बीमित मछुआरों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हों या मत्स्य बीज उत्पादन या मछली पालन करते हों या अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में पेशेवर के रूप में सूचीबद्ध हों। यदि आप पेशेवर मछली पालन करते हैं और इनमें से कोई शर्त पूरा नहीं करते हैं तो इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला मत्स्य कार्यालय में अपना नाम सूचीबद्ध कराएं। अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस मौसम में मुर्गी के चूजों को ठंड के प्रकोप से बचाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जो मुर्गी पालक अभी नए चूजे लाए हैं वे उनकी सुरक्षा के लिए उनके आवास में ब्रूडिंग की व्यवस्था करें। मुर्गियों का पंख ही उन्हें ठंड से बचाने का काम करता है, लेकिन चूजों के पंख बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें ठंड लगने का खतरा रहता है। अभी ठंड का मौसम है और ऐसे में उन्हें ठंड के प्रकोप से बचने के लिए उनके आवास में मौसम के अनुकूल तापमान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए पोल्ट्री फार्म में ब्रूडिंग की व्यवस्था जरूर करें। कनकनी ज्यादा हो तो रात को बल्बों की संख्या बढ़ा दें। ब्रूडिंग के लिए आपको ब्रूडिंग में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है तापमान की। अगर आप अपने घर के मुर्गी घर के तापमान को अगर बनाए रखते हैं ब्रूडिंग के अवस्था में तो इससे आपके चूजे में मृत्यु दर कम होगी। लत्तेदार सब्जी फसल झींगे की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी तक बुआई का काम किया जा सकता है। राज्य के जो किसान झींगे की गर्मा खेती करना चाहते हैं वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा नस्दार सतपुतिया स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार लगाएं। किसान भाई झींगे की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। इसमें बीज से बीज की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखें। अच्छी उपज के लिए झींगे के उन्नत प्रभेदों में पूसा नस्दार सतपुतिया स्वर्ण मंजरी या स्वर्ण उपहार में से कोई एक लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बहुफसली थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कई फसलों की मड़ाई करने के काम में उपयोग किया जाता है। किसान भाई इस थ्रेसर के द्वारा गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, सरसों, सूर्यमुखी और सोयाबीन फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना सफेद मक्खी कीट को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना सफेद मक्खी कीट को नियंत्रित करने का एक आसान सा उपाय ये है कि अपने भिंडी फसल वाले खेत में येलो या डेल्टा ट्रैप लगाएं। सफेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो इसमें फंसकर मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से 2,350 रुपए, चावल मध्यम 2,350 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,600 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूं 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, दाल अरहर 6,500 रुपए से 7,400 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 6,200 रुपए, दाल चना 8,600 रुपए से 9,200 रुपए, सरसों तेल 9,500 रुपए से 11,300 रुपए, चीनी 4,050 रुपए से 4,150 रुपए, आलू 375 रुपए से 800 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां ले ली। मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में भी जानकारी ली। जानकारियां तो हमारे पास बहुत सारी है और आज कुछ खास जानकारी है, लेकिन उसे देने से पहले हम आपको लिए चलते एक छोटे से विराम में, और उस विराम में आपके लिए छोटा सा संदेश। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पशुधन घर आंगन की शोभा है। हमारी परंपरा रही है पशुपालन। अगर हम गांव में जाते हैं तो आज भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो पशुओं को इस तरह से पाल कर रखे हैं जैसे वे उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बदलते वक्त के साथ दुधारू पशुओं का विकास हुआ है, कई तरह की नस्लों का विकास हुआ है और दुधारू पशुपालन एक व्यावसायिक रूप ले चुका है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि दुधारू पशुओं में जो दूध उत्पादन की जो क्षमता होती है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। डॉक्टर पांडे मुख्य वैज्ञानिक है पशुपालन महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार।
किसान भाइयों, अगर आपको दुग्ध उत्पादन संबंधी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। सर, कोई किसान भाई हमसे जुड़े उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देसी गायें लंबे समय से, हम जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि एक परंपरा रही है यहाँ, देसी गायें बहुत लंबे समय से यहाँ हम उपयोग करते आ रहे हैं, उनका नस्ल में सुधार हुआ है। जब हम नस्ल की बात करते हैं तो किस तरह के नस्लों को हम चुनें ताकि दुग्ध उत्पादन अधिक से अधिक किसान भाई कर सकें? बिल्कुल, हमारे किसान भाई हमेशा से अपने पास में देसी गाय रखते हैं और ये जो देसी गाय रखते हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम होती है। हम देखें तो 1 से 1.5 किलो से ज़्यादा दूध इन गाय से नहीं मिल पाता है। लेकिन आज हमारे देश में ही कुछ अच्छी नस्ल की गाय हैं जिनको कि अगर किसान भाई रखें तो उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, गिर है, ये अपने देश की नस्लें हैं और इसको बहुत आसानी से हमारे किसान भाई इसको पाल सकते हैं। इनका दूध उत्पादन औसतन किसानों के द्वार पर 6 से 8 लीटर दूध उनको प्राप्त हो सकता है। साथ ही अगर डुअल पर्पस के जो कि कृषि के कार्य में भी इस्तेमाल किया जाए उसके लिए हरियाणा नस्ल भी काफ़ी बढ़िया है जो कि हमारे किसान भाई उसको रख सकते हैं। इसके बैल खेत में काम करेंगे और गाय जो है वो करीब 5 लीटर दूध आसानी से दे सकेगी। लेकिन जिस तरह से आज हमारे दूध का डिमांड बढ़ रहा है और जो लोग जो हैं वो दूध के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो व्यवसाय के रूप में अगर आपको दूध पालन व्यवसाय करना है तो आप संकर नस्ल की गाय पालें। जो विदेश की अच्छी नस्ल हैं जैसे फ्रीजियन नस्ल है और जर्सी नस्ल है, इन दोनों नस्लों का अपने देसी के साथ अगर संकरण करवाया जाए और वो संकर नस्ल की गाय जो है उसको पाला जाए तो उनका दूध उत्पादन का क्षमता 8 से 10 लीटर तक आसानी से और थोड़ा सा और ब्लड की मात्रा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो 15 लीटर 16 लीटर दूध भी संकर नस्ल की गाय से मिलेगा। 20 लीटर तक भी दूध आप प्राप्त कर सकते हैं हम। तो अगर व्यवसाय के रूप में लेना है तो निश्चित रूप से आप अगर शहर के क्षेत्र में रहते हैं या शहर के नज़दीक में रहते हैं तो आपके लिए रेड सिंधी और ये जो जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन है उसको पालें। और आप अगर देहात के क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इसके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इन तरह के फ्रीजियन जो गाय है या जर्सी गाय है उसके प्रबंधन में थोड़ी मुश्किल आती है, उस पर थोड़ा ज़्यादा रख रखाव की कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई अगर देसी नस्ल जो हमने बताया कि खास करके अपने देश की अच्छी नस्ल जो है रेड सिंधी, गिर, थारपारकर और साहिवाल, इसको पालते हैं तो इनसे वो फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो व्यावसायिक रूप से शुरू कर रहे हैं और जब नस्ल चुनाव की बात आती है, आपने कई नस्लों की बात कही, तो जब नस्ल का चुनाव करते हैं, कहीं से लेते हैं गायों को, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको, क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, अपने गाय जब भी आप खरीदने जाते हैं या गाय को लेने जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जहाँ से भी गाय लें उसकी गाय की जो मदर है उसके प्रोडक्शन को ज़रूर देखें। मतलब जो गाय दे रही है उसका जो उसकी माँ थी वो कितना दूध देती थी, उसकी क्या क्षमता थी, वो क्षमता आप ज़रूर देख लें। गाय को आप जो बाहरी रूप से देखते हैं तो बाहरी रूप में जो दुधारू गाय हैं, जो अच्छी दूध देने वाली गाय हैं, उनका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, आगे की तरफ थोड़ा पतला रहेगा और पीछे की तरफ थोड़ा चौड़ा रहेगा। तो इस तरह के शेप को देखेंगे, बिल्कुल त्रिकोण की तरह क्या होता है, तो उस तरह का जो शेप होता है वो मतलब है कि वो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। दूसरा कि उसके थन को देखें, थन में अगर आप एकदम देखना है कि उसके जो टीट्स हैं, जो जहाँ से हम दूध निकालते हैं, वो सही तरीके से चार जो थन हैं वो सही जगह पर हों और उसमें जो वेन है वो अगर वेन दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो दूध देने वाली गाय है। अगर स्किन ज़्यादा मोटा है तो वैसी गाय दूध कम देती हैं। स्किन पतला होना चाहिए
चमकीला होना चाहिए, जो जानवर है वो एक सजग दिखना चाहिए, वो चौकन्ना दिखना चाहिए। तो इस तरह के जो पशु होते हैं वो ज़्यादा दूध देते हैं। तो एक्सटर्नली आप इस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और जब दूध के लिए गाय का चयन करें तो निश्चित रूप से उसको 3 बार अपने सामने उसका दूध दुहा के देखें। दूध 3 बार लेने का मतलब है कि एक बार सुबह में आज अगर देखें तो शाम का दूध जरूर देखें और फिर नेक्स्ट डे सुबह का दूध देखें। 3 बार दूध देखने के बाद उसका जो औसत है उसको निकाल के तब उसका मूल्य का निर्धारण करने में भी आसानी होगी और कितना दूध एवरेज रूप में मिल रहा है वो देखने में आसानी होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमारे पशुपालक भाई रखें तो उसका फ़ायदा होगा। बहुत विस्तृत जानकारी आपने इस विषय पर दी। सर एक और एक बात आती है, जब हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, जब हम गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं तो भोजन का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है? किस तरह का भोजन हम दें ताकि अधिक से अधिक दूध उत्पादन हम कर सकें? बिल्कुल, दूध उत्पादन में भोजन ही सबसे आवश्यक है। अगर हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में देखें या पशुपालन व्यवसाय, तो हमारा जो पूरा खर्च होता है उसका 70% खर्च जो है वो उनके खान पान पर होता है और खान पान से ही सीधा संबंध है दूध उत्पादन का। अगर हम उसको ठीक से खिलाएंगे नहीं और सोचेंगे कि केवल गाय जो है वो चर के आए और चर के हमको ज़्यादा दूध दे तो वो संभव नहीं है। इनको आहार जो है वो संतुलित आहार देना पड़ेगा और संतुलित आहार का मतलब होता है कि वैसे आहार जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, विटामिन, ये सारे जो है एक समानुपातिक ये में हो। आप जो दे रहे हैं उसमें जो खिलाना है उनके भोजन में वो हरा चारा देना होगा, उनको सूखा चारा देना होगा और दाना मिश्रण देना होगा। इन तीनों चीज़ का कम्बिनेशन आपको देना होगा। आप पशुपालक भाई एक निश्चित रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आप ये सोचेंगे कि केवल गाय को चरा कर रखेंगे और पुआल और कुट्टी खिला कर रखेंगे तो वो आपको दूध देगी, वो कतई आपको दूध नहीं देगी। वही आपको 1 किलो 1.5 किलो दूध मिल पाएगा। दूध लेना है तो हमको अच्छे हरे चारे को खिलाना पड़ेगा, हमको अच्छा आहार देना पड़ेगा, वो दाना मिश्रण देना पड़ेगा। और दाना मिश्रण देने में निश्चित रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो दाना मिश्रण जो है उसमें भी जो दाना मिश्रण जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको आप खरीद सकते हैं और आप उसको खुद भी बना सकते हैं। दाना मिश्रण बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें अनाज की मात्रा, उसमें चोकर, उसमें खल्ली, उसमें जो नमक है वो, उसमें खनिज लवण है, ये 5 चीज़ जो है उसमें ज़रूर मिला रहे। तो अगर आप प्रोटीन का सोर्स के रूप में देखें तो हम खल्ली देते हैं। वो खल्ली कोई भी खल्ली हो सकती है। आप बादाम की खल्ली भी ले सकते हैं, आप तीसी की खल्ली भी दे सकते हैं, आप तिलहन की खल्ली भी दे सकते हैं। इन सब को मिलाकर लगभग 30% आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा चोकर जो है वो उनके जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाती है, पेट को साफ करने में मदद करता है और एक जो बल्क है वो ऐड करता है। तो इस तरीके से जो लगभग 30% जो है वो आपको चोकर देना पड़ेगा। फिर 30% जो हमने बताया कि आप उसको अनाज दें, कोई भी अनाज जो है उसको आप दे सकते हैं। अनाज में जैसे आप मकई दें या जई दें, आज थोड़े मात्रा में मड़ुआ भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, उपलब्ध भी है काफ़ी मात्रा में। बिल्कुल, जो आपके पास उपलब्ध है वो चीज़ें दें। तो इस तरह से वो उस तरह का मिश्रण जो बनाना है और थोड़ा मात्रा में आप उसमें दाल की चुन्नी इसको मिलाएं और उसमें 2% निश्चित रूप से खनिज लवण मिलाना होगा और 1% उसमें नमक मिलाना होगा। इन सब को मिलाते हैं तो एक जो आहार बनता है, एक संतुलित आहार बनता है। बिल्कुल। और ये संतुलित आहार जब आप देते हैं तो इसकी मात्रा जो है वो एक तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो उनके जीवन के निर्वहन के लिए चाहिए। जीवन के निर्वहन के लिए 1 किलो आहार रोज देना है। इस तरह का जो दाना मिश्रण है उसको 1 किलो देना है और उसके अलावा 2.5 किलो से 3 किलो दूध पर 1 किलो ये मिश्रण आपको देना है।
और भैंस है तो आप 2.5 किलो पर 1 किलो दीजिए, और गाय है तो उसको 3 किलो पर 1 किलो ये देना है। तो मतलब 10 किलो अगर आपको दूध मिल रहा है तो आप उसको 4 किलो ये जरूर दाना मिश्रण देंगे। लेकिन साथ ही उसमें हरे चारे को जरूर दें, क्योंकि हरा चारा जो है वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। हरा चारा को देने में ये ध्यान देना है कि वो 2 दलीय हरा चारा दें या 1 दलीय हरा चारा दें। हम केवल जो चरा के रखते हैं उसमें जो हरा जो मिलता है घास, वो हरा चारा नहीं है। ये जो घास हमें मिलता है उस घास में उस तरह का ये पोषण तत्व नहीं है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें कि प्रोटीन भी हो। ये बस आपके बल्क को बढ़ाता है, थोड़ी सी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है। बिल्कुल। और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से इस दिशा में प्रयास भी किया जा रहा है। हरा चारा के उत्पादन को लेकर कई तरह की सुविधाएं भी दी जा रही है। बिल्कुल। अभी हरा चारा को बढ़ाने के लिए खास करके जो उसका सीड मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, बीज में काफ़ी दिक्कत होती है, तो बीज जो किसानों को उपलब्ध हो इसके लिए जो फेडरेशन है, फेडरेशन के माध्यम से उनके दूध क्षेत्र में जो हरे चारे की आवश्यकता है, जैसे रबी के सीजन में खास करके हम लोग जई देते हैं उनको, ये बरसीम देते हैं, लुसन देते हैं, एक चाइनीज़ कैबेज है वो देते हैं। तो ये 4 वैरायटी जो है ये रबी के सीजन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें से बरसीम और लुसन जो है ये 2 दलीय हैं और इसमें जई जो है 1 दलीय है। इन सब का मिश्रण करके अगर आप अपने पशु को देते हैं तो उनकी दूध उत्पादन शक्ति बढ़ती है, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है, साथ ही उनका जो प्रजनन शक्ति है वो बढ़ता है, उनके स्वास्थ्य में भी जो की भी रक्षा होती है। तो हरा चारा किसान भाई निश्चित रूप से अपने पशुओं को दें। अगर आप दुधारू पशु रख रहे हैं तो हरा चारा का कोई विकल्प नहीं है। हमारे शहर के क्षेत्र में जहाँ पर कि जगह उपलब्ध नहीं है वहाँ किसान जो है वहाँ कुट्टी देते हैं, कुट्टी के साथ साथ दाना मिश्रण देते हैं। दाना मिश्रण काफ़ी महंगा मिलता है बाज़ार में। अगर हम देखें तो दाना मिश्रण तकरीबन 18 से 20 रुपये प्रति किलो मिलता है। अगर अच्छे ये में जाएं तो वो करीब करीब 22 रुपये किलो मिलता है। तो ये किसान भाई इसको खिलाते तो ज़रूर हैं, और यहाँ पर चूँकि उनको डायरेक्ट बिजनेस है, दूध लेते हैं और 35 रुपये 40 रुपये दूध बेचते हैं शहर में। तो शहर में तो चूँकि जगह नहीं है कि वो हरा चारा लगा सकें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आपके पास जगह है निश्चित रूप से आप हरा चारा लगाएं, क्योंकि हरा चारा आप जितना में लगाएंगे उसका कॉस्ट पड़ेगा केवल 2 से 3 रुपये प्रति किलो, और आप इसमें बहुत ही अंतर कर सकते हैं। जो खल्ली और जो दाना मिश्रण है उससे आप उसको काफ़ी दूर तक बढ़ा सकते हैं। और मवेशियों को भोजन भी भरपूर मिल पाएगा। अगर अपने घर पर ही उत्पादन होगा तो उसका भी लाभ बहुत मिल पाएगा। एक प्रश्न और है सर कि कई बार हम देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन के लिए, अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कृत्रिम उपाय करते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग करते हैं। ये गाय के स्वास्थ्य के लिए और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितना क्या महत्व है इसका? क्या परेशानियां हमारे किसान खास करके शहरी क्षेत्र में जो दूध बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वस्तुतः कभी कभी भैंस में होता क्या है कि वो फैलाती नहीं है, तो उसको ये करने के लिए, और बच्चा मर गया होता है तो वैसे कंडीशन में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके क्या है कि दूध जितना भी अडर में होता है वो सारा बाहर आ जाता है। तो अडर में दूध न रहे इसके लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन बार बार लगा के और दूध निकालने से एक तो पशु के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है, और साथ ही अगर वो जो दूध है उस दूध में जो ऑक्सीटोसिन की मात्रा जाएगी तो धीरे धीरे जो है वो आज जो हमारे बच्चे हैं बहुत जल्दी कम उम्र में ही उनको तरह तरह की बीमारियां होने लग रही हैं। बहुत जल्दी जो बच्चियां हैं वो युवा होने लग रही हैं, वो ज़्यादा प्रौढ़ होने लगती हैं। तो इस तरह के चीज़ों में ऑक्सीटोसिन का जो ये है उसका
काफ़ी प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। और बार बार जो हमारे सरकार भी इस पर काफ़ी अभियान चला रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये जो ऑक्सीटोसिन है उसका इंजेक्शन दे के दूध ना निकालें। उससे अच्छा होगा कि आप उसको अच्छे आहार दें, और अच्छे आहार दे के आप जो दूध लेते हैं उससे एक होलसम दूध मिलेगा, जो कि हमारे कस्टमर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जो उसको उपभोक्ता हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो पशु हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। उनके लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होगा। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, अगर आप दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप संतुलित आहार दें और हरा चारा अवश्य दें, और निश्चित रूप से एक और कोशिश करें कि आप उन्हें कृत्रिम रूप से इंजेक्शन न दें, जिससे कि आपको दूध उत्पादन तत्काल तो लाभ हो सकता है, लेकिन इसका दीर्घकाल में इसका बुरा असर भी हो सकता है। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।